नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएम मोदी 2 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर जा रहे हैं। राजस्थान के कोटपुतली में जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसी के साथ राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज भी वो करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल सीकर में रोड शो करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल गृहमंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो करेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। यहां गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 3 बीम गिर गए। 83 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था। विरामपुर तक गंगा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है। लापरवाही को छिपाने के लिए संस्था के कर्मचारी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से निर्माणाधीन पुल, ये जो 3 बीम है वो अचानक से गिर गए। ग्रामीणों ने खटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी पर 83 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल के 3 स्लैब गिर गए। वहीं ग्रामीणों ने पुल निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल का आरोप लगाया है। बता दें कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी अब किया गया है। तो बुलंदशहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां निर्माणाधीन पुल के 3 स्लैब गिर पड़े। 83 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था और अब मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हैं कि गंगा नदी पर ग्राम गजरौला में अमरोहा को जोड़ने वाला एक काफी बड़ा गंगा जी पर पुल बन रहा था, जिसमें कल रात में 3 स्लैब डाले गए थे। वो 3 स्लैब गिर गए हैं, टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई थी। 11 बजे रात में डाल के काम खत्म हुआ था। उसके बाद मौसम खराब हुआ था और वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहां कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई घायल नहीं है। परंतु काफी बड़ा पुल है और इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो जांच करेगी और अगर कोई दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये बताना उचित है कि ईपीसी मोड पे पुल बन रहा था और इसकी गुणवत्ता की समय समय पर जांच भी कराई जाती रही है। क्योंकि कल ही 3 स्लैब डाले गए थे और रात में मौसम भी खराब हुआ है, तो ये सारा देखते हुए जांच कमेटी जो आख्या देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मौके पर सभी इंजीनियर्स मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली।
16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। केंद्र ने 2024 के लिए इन 5 विभूतियों को चुना है। गौरतलब है 2020 से 2023 तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है।
विभूतियों को भारत रत्न सम्मान यहाँ दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। राजस्थान आज 75 साल का हो गया है। 1949 में आज ही के दिन 19 रियासतों और 3 ठिकाने को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी। इनको जोड़ने में लगभग 8.5 साल का वक्त लगा। आपको बता दें कि आजादी से पहले इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था, लेकिन रियासतों के एकीकरण के बाद इनका नाम राजस्थान रखा गया। पूरा होने के बाद इसका नाम राजस्थान रखा गया। राजस्थान जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, वो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान दिवस के खास अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामना संदेश भेजा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजस्थान दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा यह राज्य अपनी गौरवपूर्ण परंपराओं, अतिथि सत्कार और इंद्रधनुषी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, राजस्थान दिवस पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों को मेरी कोटि कोटि शुभकामनाएं। अद्भुत ऊर्जा और उत्साह से भरे यहां के लोग राज्य के गौरव की एक नई गाथा लिखने में जुटे हैं। मुझे विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में राजस्थान की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी राजस्थान के लोगों को राजस्थान दिवस के खास अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सोने री धरती अठे, चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो, रस भरियो, ओह मारो राजस्थान। आगे बढ़ेंगे। आज 75वां राजस्थान दिवस है। बता दें कि 1949 में आज ही के दिन 19 रियासतों और 3 ठिकाने को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राजस्थान दिवस पर बधाई देते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गौरवशाली इतिहास, लोक कला और संस्कृति से समृद्ध राज्य राजस्थान के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा, देश में एक ही चेहरा 2014 से है, पीएम मोदी, और इस चुनाव में भी एक ही मुद्दा है, देश का विकास। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुद्दा है, एक ही चेहरा है। 2014 से माननीय मोदी जी के देश की राजनीति में पदार्पण के बाद में देश की राजनीति का नैरेटिव केवल विकास के इर्द गिर्द घूम रहा है, गरीब कल्याण के इर्द गिर्द घूम रहा है, राष्ट्रीय सम्मान के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए इस चुनाव में भी पिछले 2 चुनावों की तरह एक ही मुद्दा है, वो है देश विकसित भारत। एक ही मुद्दा है, वो है गरीबों के जीवन में परिवर्तन। और एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। पिछले चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री थे और उनका पुत्र जब सामने थे, तब भी जोधपुर की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी को जिताने के लिए विजयश्री का आशीर्वाद मुझे दिया था। अब की बार तो न मुख्यमंत्री हैं न उनके पुत्र हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा देश जो है कमर कस के तैयार खड़ा हुआ है। कानपुर के अशोकनगर के पार्षद पवन गुप्ता पर दबंगों ने हमला किया है। बता दें कि दबंग अंशु ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पार्षद पर हमला कर दिया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दबंगों की दबंगई वहां लगे कैमरे में भी कैद हो गई। पूरा मामला थाना नजीराबाद के क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कैंटर की टक्कर लगने से कार ट्रक में जा घुसी। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। में अमरोहा से एक जो अर्टिगा में 11 बच्चे और एक ड्राइवर के साथ आ रहे थे जो जामिया दिल्ली जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो जाकर के डंपर से भिड़े हैं। अब घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली डंपर रुकी थी या क्या हुआ था, बट वो पीछे से जाके भिड़ी है। इसमें सभी लोग घायल हैं। एक ड्राइवर और एक बच्चे की डेथ हुई है जो अमरोहा के रहने वाले हैं, और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। अभी जो 4 हॉस्पिटलों में अलग अलग बच्चों का इलाज चल रहा है। यूपी के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पूरा मामला डुमरी गांव का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ जारी है। कथित शराब घोटाले में यह पूछताछ हो रही है। दिल्ली शराब नीति का ड्राफ्ट कैलाश ने बनाया, ये ईडी सूत्रों की तरफ से कहा गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। अब एक एक करके चक्की सुई घूम रही है और अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इसकी चपेट में आ गए हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, अब उनसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं और अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। पूछताछ हो रही है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जारी है। मंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है और साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआईटीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को यह चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए। भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। ये मेरा ईडी को चैलेंज है। थैंक यू। मैम, इसी मामले में आज कैलाश